एक्सिबिशन मैच शुरू होने से पहले हिमारी ने सहारा से पूछा था क्या मेरी बहन ने किसी तरह की मेहनत की है। सहारा बिना किसी संकोच के उसे कहती है नहीं, उसके डेली रूटीन में किसी तरह का बदलाव तो नहीं आया है, जिसका एक ही मतलब निकलता है हिमारी को वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही है। और ये सबसे बढ़िया मौका है हिमारी के पास याचीहो को सबक सिखाने के लिए। मैच शुरू होने के साथ ही याचीहो को पहले ही पारी में अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा था और वो थक चुकी थी, जिस कारण हिमारी समझ जाती है कि उनकी स्ट्रेटेजी बदलने का टाइम आ चुका है। याचीहो स्पेशली माटो के एनवायरनमेंट में चल सके ऐसी गन को बाहर निकालती है, जिसे देख हिमारी यूकी को ऑर्डर देती है अपनी सभी ताकतों को पैरों में इकट्ठा कर याचीहो की तरफ हमला करना है, जिससे याचीहो अपने मुंह से खून की उल्टी करती है, पर साथ ही एक स्माइल के साथ वक्त में 5 सेकंड पीछे जाती है। अब जबकि याचीहो को पता चल चुका है हिमारी किस डायरेक्शन से आने वाली है, इसलिए याचीहो अपने वक्त को 5 सेकंड के लिए तब रखेगी जब हिमारी उसके काफी नजदीक होगी और एक ही बारी में गेम को खत्म कर देगी। अपने प्लान के मुताबिक याचीहो ठीक समय पे अपने वक्त को रोक तो लेती है, पर हिमारी उसके रेंज के बाहर थी। इतनी बार अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद याचीहो के लिए भागना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। अंत में 5 सेकंड पूरे होने के साथ ही हिमारी याचीहो को थका हुआ पाकर समझ जाती है प्लान के मुताबिक चीजें हो रही है, इसलिए वो यूकी को भागने का कहती है ताकि वो और भी ज्यादा याचीहो का समय बर्बाद कर सके। इतनी देर में याचीहो के इधर इधर भागते समय यूकी सिर्फ और सिर्फ हिमारी के डिटर्मिनेशन को महसूस कर पा रहा था। उसके कहे के शब्द यूकी के दिल में छप चुके थे और वो हिमारी के लिए बस जीतना चाहता है। इतनी देर से उन दोनों को हमला और डॉज करता रहे कि याचीहो सोचती है सही में काफी बढ़िया टेक्निक है। 7 स्क्वाड उनको चीयर करती जा रही थी, पर क्योका को किसी चीज की तो चिंता हो रही थी। सहारा को चिंता हो रही थी कि याचीहो ठीक तो होगी ना। वही इजुमो को तो यूकी के अंदर और भी ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी, क्योंकि उसे यही लगा था क्योका का खास गुलाम है, पर उसके बावजूद वो दूसरे मास्टर्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है। हिमारी कहती है ये लड़का नहीं यूकी पहले के मुकाबले भी अब तेज हो चुका है, मुझे इससे माफी मांगनी होगी मेरे बर्ताव के लिए और उसे निकम्मा ठहराने के लिए, और शायद यही वजह है कि मुझे यहाँ अभी जीतना होगा। गोल्डन आर एबिलिटी को एक्टिवेट करने में कुछ पल लगता है। उस दौरान याचीहो के पिसार पोज के साथ या तो हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं या तो भाग सकते हैं। लगातार अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद वो अपना स्टेमिना खोती जाएगी और अंत में हमारी जीत तो पक्की है। शर्त लगा के कह सकती हूँ मेरी बहन यही चीज सोच रही होगी, पर एक ही बारी में उसकी सारी उम्मीदें पानी में मिल जाएगी। अब वक्त आ चुका है मेरे ट्रम्प कार्ड को बाहर लाने का। हिमारी उसको पोस्ट बनाता देख उस जगह से भागने का निश्चित करती है, पर इस बार याचीहो का पोस्ट पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बिजार हो चुका था और उसी के साथ इस बार की एबिलिटी थी प्राइम टाइम फ्रीज 10 सेकेंड्स। गोल्डन आवर के दौरान हिमारी याचीहो की अटैक रेंज से दूर चली जाती थी और 5 सेकंड में ये सब कुछ ठीक कर पाना नामुमकिन सा था, पर प्राइम टाइम के अंदर मिलने वाले 10 सेकंड याचीहो के लिए काफी है हिमारी तक पहुंचने के लिए, और इस बार वो तो बंदूक की सीधी नोक पे है। वक्त के नॉर्मल होने के साथ ही हिमारी और यूकी घायल हो चुके थे और साथ ही सभी के बीच एक टेंशन का माहौल खड़ा हो चुका था। अनाउंसर कहती है पता नहीं इन पलों में क्या हुआ है यहाँ पे। याचीहो अपने प्राइम टाइम के बारे में बताती है जो कि उसे गोल्डन आवर के मुकाबले 2 गुना टाइम देती है फ्रीज करने के लिए, पर साथ ही इसका ड्रॉबैक है दोबारा अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए उसे ज्यादा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। 7 स्क्वाड दोनों को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, पर याचीहो सोचती है इसकी एबिलिटी की यही रुकावट है, एक बारी में ये एक एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकती है। अगर मैच के बीच अपनी एबिलिटी को चेंज कर पाती तो उसमें शायद जीतने की संभावना थोड़ी बहुत बढ़ सकती थी। अपने अतीत को याद करो हिमारी, तुम हमेशा से यही थी, चाहे कितना ही खास मौका तुम्हें क्यों ना दे दिया जाए पर तुम कभी आगे नहीं आ सकती। तुम मेरे प्राइम टाइम को बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकती हो हिमारी, हार मान लो। मेरी मेहनत किसी काम की नहीं, ये सब कुछ दोबारा हो रहा है और ये सब तुम क्यों सोच रही हो, वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अपनी बहन की ओर तो गौर करो, वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद थक चुकी है, इसका मतलब वो दोबारा नहीं कर पाएगी इसे इस्तेमाल। जीत के इतना करीब होने के बावजूद अगर मेरी मास्टर हार मानना चाहती है तो फिर मुझे काफी शर्म आ रही है। तुम लिमिट के बाहर जा रहे हो, एक गुलाम होने के बावजूद काफी अच्छी बातें कर लेते हो, पर फिर भी इस सब के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। काफी शर्मनाक बात होगी तुम्हारे लिए, ये जान लो मैं अपनी एबिलिटी फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। 7 स्क्वाड को बिल्कुल कम मत हाँकना। मुझे लगा था इसकी हिम्मत तोड़ने के बाद सब कुछ हो गया, पर नहीं। हिमारी उसकी ओर हमला करने आगे बढ़ती है और उसी के साथ यूकी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। याचीहो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो अपनी गोल्डन आवर एबिलिटी से वक्त को रोकती है और साथ ही एक लास्ट शॉट में सब कुछ खत्म करने वाली थी, पर यूकी के ट्रांसफॉर्म होने के धुएं से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
याचिहो अंधाधुंध गोलियां फायर करती है और वक्त की समाप्ति के साथ हिमारी ने याचिहो की गन से उसके गले में वार कर दिया था। चिढ़ते हुए याचिहो बेहोश हो जाती है। सभी की नजरें मैच के ऊपर थी, कोई भी हिल नहीं रहा था। पर हिमारी हिम्मत के साथ खड़े होते हुए अपनी जीत की घोषणा कर देती है। सभी के लिए खुशी का माहौल था और वही इजुमो कहती है, अपनी गलतियों से सीखना तो चाहिए हमें। पर युगी गोलियों से घायल हो चुका था और वो हिल भी नहीं रहा था। सभी को चिंता हो रही थी, पर क्योंकि कहती है घबराओ मत, सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे कर युगी अपनी आंखें खोलता और हिमारी उसे बताती है, तुम गोली लगने के बाद बेहोश हो चुके थे। रेफरी उसकी चोटों को हील कर देती है, जिसके बाद हिमारी उसे कहती है, देखो ठीक हो चुके हो, कब तक मेरा सहारा लोगे? युगी कहता है, ये क्या बात हुई भला? हिमारी एक स्माइल करती है, जिसके कारण युगी कहता है, तो फिर हमने कर दिया आखिरकार। पर फिर भी इतना भागने के कारण मुझे काफी प्यास लग रही है। रेफरी याचियो को हील कर रही थी। इस दौरान वो हिमारी की ओर देखते हुए सोचती है, पहले के समय किसी भी इवेंट के वक्त तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत करती थी, जिस कारण मुझे तुम बेवकूफ लगती थी, पर अब समझ में आ रहा है। हिमारी एक टेंशन के माहौल के साथ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर याचियो कहती है, तुम ताकतवर हो चुकी हो पहले के मुकाबले। अब मैं मानती हूँ तुम आजुमी परिवार में दोबारा आ सकती हो, तुम्हारा स्वागत है। पर हिमारी से कहती है, 7 स्क्वाड वो जगह है जहाँ से अब मैं बिलोंग करती हूँ, जिस कारण याचियो का दिल टूट जाता है। सहारा और इजुमो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। किचन में आने के बाद हिमारी पानी पी रही थी। उस दौरान जैसे ही युगी पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही हिमारी उसके हाथ को पकड़ते हुए युगी के नजदीक आते हुए माउथ टू माउथ युगी को पानी पिला रही थी। जिसमें कुछ पल खोने के बाद युगी होश में आते हुए हिमारी से पूछता है, क्या ये मेरा इनाम था? हिमारी उसे कहती है, लगता है ये शुरू हो चुका है। दूसरी ओर इजुमो याचियो को उसकी गलतियां बताती है। ये उस गुलाम के लिए पहली बार था जब वो किसी इंसान से लड़ रहा था। ये जानते हुए भी कि इस बैरियर के अंदर सभी गांव हील हो सकते हैं, उसके बावजूद उसने पहले हमले में थोड़ा काबू रखा, नहीं तो तुम तभी मारी जाती। दूसरी सबसे जरूरी बात, प्राइम टाइम को इस्तेमाल करने के बाद अपने अपोनेंट को हिलने देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। याचियो उसे कहती है, हाँ ठीक है। अब वही इजुमो सोचती है, तो फिर एक स्लेव ऐसा होता है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है अपने मालिक के हुक्म पे। काफी इंटरेस्टिंग है, काश मेरे भी एक होता। दूसरी ओर नहीं कहती है, भला दोनों खाने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। सुराकी कमांडर के ऊपर से कहती है, मैं उन दोनों को बुला के आती हूँ, साथ ही मुझे भी प्यास लग रही है। रास्ते में वो सोचती है, मैं युगी को अपने स्किल्स के इस्तेमाल से इम्प्रेस कर दूंगी। दूसरी ओर हिमारी युगी से कहती है, तुम ही वो वजह हो जिसके कारण मैं अपनी बहन को हरा पाई हूँ। तुम ये बात जान लो कि ये मैं किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। और फिर वो लगातार युगी को किस करते हुए कहती है, बॉयज कभी कभार अच्छे भी होते हैं। जिससे युगी कुछ इनफॉर्मल होते हुए कहता है, ठीक है मिस हिमारी। वो कहती है, देखो ऐसे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, और मैं किस कोई ऐसे ही नहीं कर रही, ये बस रिवॉर्ड है। युगी कहता है, मैं जानता हूँ अच्छे से। फिर दोनों अपने किस कंटिन्यू रखते हैं। उस दौरान सुराकी ने ये सब सुन लिया था और वो सोचती है, तो फिर फिजिकल डिमांडिंग का ये मतलब था। दूसरा मैच सहारा और सुराकी के बीच शुरू होने वाला था, पर सहारा को कुछ एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी, पर कुछ इंसानी मॉन्स्टर्स थे जो उन्हें दूर से देख रहे थे।